एक बार की बात है, कई कई साल पहले मैसेडोनिया नाम की एक दूर की जगह में एक छोटा लड़का रहता था। यह लड़का दूसरे बच्चों जैसा नहीं था। वह एक राजकुमार था, फिलिप द्वितीय नाम के एक शक्तिशाली राजा का बेटा। उसका नाम अलेक्जेंडर था। बहुत छोटी उम्र से अलेक्जेंडर बहुत जिज्ञासु था। वह अपने पिता के स्टडी रूम में मैप्स देखता था और सोचता था कि पहाड़ियों और समुद्रों के पार क्या है। उसकी दुनिया छोटी लगती थी और सच कहूं तो उसके सपने बहुत बड़े थे। वह सिर्फ राजकुमार नहीं बनना चाहता था, वह सब कुछ देखना चाहता था, सब कुछ जानना चाहता था और उन मैप्स पर दिखने वाली विशाल रहस्यमयी दुनिया के हर कोने में जाना चाहता था। वह एक ऐसा बच्चा था जिसके दिल में आग थी, एक ऐसी आग जो उसे अपने महल की दीवारों से परे सवाल पूछने और जवाब तलाशने के लिए प्रेरित करती थी। अलेक्जेंडर की माँ रानी ओलंपियास उसे अक्सर महान नायकों और देवताओं की कहानियां सुनाया करती थी। वह उसे बताती थीं कि वह खास है, उसकी किस्मत में कल्पना से परे महानता लिखी है। इन कहानियों ने उसके युवा दिमाग को अविश्वसनीय विचारों से भर दिया। उसे विश्वास होने लगा कि वह जो भी ठान ले उसे हासिल कर सकता है। वह घंटों खुद को एक महान नायक के रूप में कल्पना करता था, सेनाओं का नेतृत्व करता था और नई जमीनें खोजता था। वह सिर्फ खेल नहीं रहा था, वह खुद को रोमांच से भरी जिंदगी के लिए तैयार कर रहा था। उसके पिता राजा अक्सर राज्य के मामलों में व्यस्त रहते थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की आंखों में वो चमक देखी और जान गए कि यह लड़का मैसेडोनिया के छोटे से राज्य पर शासन करने से कहीं ज्यादा के लिए बना है। महल में जिंदगी सीखों से भरी थी, लेकिन अलेक्जेंडर की सबसे बड़ी सीख उसे अपने आसपास की दुनिया को देखकर मिली। उसने अपने पिता को सेना को ट्रेनिंग देते देखा, अनुशासन और रणनीति के बारे में जाने अनजाने सीखता रहा। उसने देखा कि उसके पिता दूसरे देशों के राजदूतों से कैसे बात करते थे, कूटनीति और नेतृत्व की कला सीखते थे। वह एक छोटे स्पंज की तरह था, जितना ज्ञान सोख सकता था सोखता रहा। उसने सीखा कि राजा होना सिर्फ ताज पहनने और सिंहासन पर बैठने के बारे में नहीं था, ये मजबूत, बुद्धिमान और बहादुर होने के बारे में था। हर दिन उसकी जिंदगी की किताब का एक नया पन्ना था और वह उसे पूरा पढ़ना चाहता था। एक छोटे लड़के के रूप में भी अलेक्जेंडर ने अविश्वसनीय साहस दिखाया। वह उन चुनौतियों से नहीं डरता था जिनसे दूसरे बच्चे भाग जाते या छिप जाते थे। अगर कोई घोड़ा इतना जंगली था कि उसे काबू नहीं किया जा सकता था, तो वह उसे आजमाने वाला पहला व्यक्ति बनना चाहता था। अगर कोई कहानी एक भयानक राक्षस के बारे में थी, तो वह कल्पना करता था कि वह उसे कैसे हरा सकता है। यह शुरुआती बहादुरी उस आदमी का संकेत थी जो वह बनेगा। उसे विश्वास था कि डर सिर्फ एक परछाई है और उसे दूर करने का एकमात्र तरीका है कि उसके बीच से गुजर जाओ। यह सरल विश्वास जो उसके बचपन में पला बढ़ा, एक दिन उसे न केवल राज्यों को जीतने में मदद करेगा, बल्कि दुनिया भर के लाखों लोगों के दिलों को भी जीतेगा। राजा फिलिप जानते थे कि एक महान दिमाग उतना ही जरूरी है जितना एक मजबूत तलवारबाज। वह अपने खास बेटे के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षक चाहते थे। इसलिए उन्होंने उस समय के सबसे प्रसिद्ध और बुद्धिमान विचारक अरस्तु नाम के एक व्यक्ति को अलेक्जेंडर को पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। अरस्तु एक जीनियस थे जो सब कुछ जानते थे, तारे, पौधे, जानवर, कविता और एक अच्छा इंसान कैसे बने। उन्होंने सिर्फ किताबों से अलेक्जेंडर को नहीं पढ़ाया, वह युवा राजकुमार को प्रकृति के माध्यम से लंबी सैर पर ले जाते थे। उसे दुनिया को ध्यान से देखना और महत्वपूर्ण सवाल पूछना सिखाते थे। उन्होंने अलेक्जेंडर को जीवन, न्याय और नेतृत्व के बारे में गहराई से सोचना सिखाया। अरस्तु के मार्गदर्शन में अलेक्जेंडर का दिमाग उसके शरीर की तरह तेजी से बढ़ा। उसे पढ़ने से प्यार हो गया, खासकर महान महाकाव्य इलियड के अकिलीज जैसे प्राचीन नायकों की कहानियों से। वह इस किताब की एक कॉपी अपने साथ हर जगह ले जाता था, यहाँ तक कि अपनी भविष्य की विजयों पर भी। वह अकिलीज की तरह बहादुर और वीर बनना चाहता था। अरस्तु ने उसे सिखाया कि सच्ची महानता केवल लड़ाई जीतने के बारे में नहीं थी, बल्कि एक न्यायपूर्ण और बुद्धिमान शासक होने के बारे में भी थी। उन्होंने समझाया कि एक राजा को अपने लोगों की परवाह करनी चाहिए, दूसरी संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए और हमेशा ज्ञान की तलाश करनी चाहिए। ये सबक अलेक्जेंडर के चरित्र की नींव बन गया। एक दिन एक घोड़ा व्यापारी राजा के दरबार में एक शानदार लेकिन बहुत जंगली घोड़ा लेकर आया। घोड़े का नाम बुसेफालस था। वह बड़ा और मजबूत था, लेकिन इतना भयानक था कि कोई भी उस पर सवारी नहीं कर सकता था। जो भी उसके पास आता था वह उसे पटक देता था और लात मारता था। राजा फिलिप घोड़े को भेजने ही वाले थे, ये सोचकर कि वह बेकाबू है, लेकिन युवा अलेक्जेंडर, जो सिर्फ एक लड़का था, आगे बढ़ा। वह ध्यान से देख रहा था और उसने कुछ ऐसा देखा था जो बाकी सबने नहीं देखा था। उसने देखा कि घोड़ा नाराज नहीं था,
बल्कि अपनी ही परछाई से डर रहा था जो जमीन पर नाच रही थी। ये छोटी सी बात दिखाती थी कि उसकी सोच कितनी अलग थी। बड़े आत्मविश्वास के साथ अलेक्जेंडर ने अपने पिता से घोड़े को काबू करने का मौका मांगा। वह शांति से बुसेफालस की ओर बढ़ा। उसे एक नरम कोमल आवाज में बात कर रहा था। उसने धीरे से घोड़े का सिर घुमाया ताकि वह सूरज की ओर हो जाए। इस तरह बुसेफालस अपनी डरावनी परछाई नहीं देख सकता था। घोड़ा तुरंत शांत हो गया। अलेक्जेंडर फिर धीरे धीरे और आत्मविश्वास से उसकी पीठ पर चढ़ गया। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए लड़का और घोड़ा ऐसे एक साथ सवार हुए जैसे वे पुराने दोस्त हों। उसके पिता इतने गर्वित थे कि वे खुशी से रो पड़े, अलेक्जेंडर को यह कहते हुए कि मैसेडोनिया उसके लिए बहुत छोटा था और उसे अपनी महत्वाकांक्षाओं के बराबर एक राज्य खोजना होगा। जब अलेक्जेंडर सिर्फ 20 साल का था तो उसके पिता राजा फिलिप की अचानक और दुखद मौत हो गई। मैसेडोनिया का राज्य अव्यवस्था में डूब गया। कई लोगों ने सोचा कि यह युवा व्यक्ति शक्तिशाली जनरलों और बेचैन रईसों को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। वे गलत थे। अलेक्जेंडर ने ऐसी गति और दृढ़ संकल्प के साथ काम किया जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उसने तुरंत नए राजा के रूप में अपनी स्थिति सुरक्षित कर ली, जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा ताकत और अधिकार दिखा रहा था। उसने मैसेडोनिया के लोगों को अपने पिता के सपने की याद दिलाई, सभी ग्रीक शहर राज्यों को एकजुट करने और उन्हें अपने पुराने दुश्मन विशाल फारसी साम्राज्य के खिलाफ जीत दिलाने का सपना। सिंहासन सुरक्षित होने के बाद अलेक्जेंडर ने आराम नहीं किया। उसने अन्य ग्रीक राज्यों के नेताओं को इकट्ठा किया। कुछ इतने युवा कमांडर का पालन करने में झिझक रहे थे, लेकिन उसके शक्तिशाली भाषणों और स्पष्ट दृष्टिकोण ने जल्द ही उन्हें जीत लिया। उसने उन पर शासन करने की बात नहीं की, बल्कि उन्हें एक शानदार साहसिक कार्य में नेतृत्व करने की बात की जो उन्हें प्रसिद्धि और धन दिलाएगा। उसने अपना भव्य दृष्टिकोण साझा किया, एक ऐसी दुनिया जहां ग्रीक संस्कृति और ज्ञान दूर दूर तक फैल जाएगा। वह सिर्फ एक राजा नहीं था, वह एक प्रेरणा था। उसने उन्हें अपने सपने पर विश्वास दिलाया और जल्द ही उन्होंने अपनी सेनाएं और अपनी वफादारी उसके उद्देश्य को समर्पित कर दी। उसका पहला काम अपने लोगों को एकजुट करना और अपने राज्य को सुरक्षित करना था। उत्तर के कुछ शहरों ने विद्रोह करने की कोशिश की, यह सोचकर कि नया राजा कमजोर था। अलेक्जेंडर ने अपनी सेना को अविश्वसनीय गति से मार्च किया। शहर की दीवारों के सामने तब दिखाई दिया जब उन्हें इसकी सबसे कम उम्मीद थी। उसने उन्हें दिखाया कि वह एक बुद्धिमान नेता के साथ साथ एक भयंकर योद्धा भी हो सकता है। वह जरूरत पड़ने पर दृढ़ था, लेकिन उन लोगों के प्रति भी दयालु था जिन्होंने उसके शासन को स्वीकार किया। ताकत और निष्पक्षता के इस मिश्रण ने उसे अपने सैनिकों का सम्मान और अपने विषयों की वफादारी दिलाई। उन्होंने उसमें एक ऐसा नेता देखा जो निडर और न्यायपूर्ण दोनों था। फारस के खिलाफ अपने महान अभियान के लिए निकलने से पहले अलेक्जेंडर ने सावधानीपूर्वक तैयारी की। वह जानता था कि यह एक बहुत बड़ा काम था। फारसी साम्राज्य उस समय दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली था। उसने अपनी सेना को प्रशिक्षित करने, अपनी रणनीतियों को परिपूर्ण करने और यह सुनिश्चित करने में कई महीने बिताए कि उनके पास सबसे अच्छे उपकरण हों। वह सिर्फ एक सपने देखने वाला नहीं था, वह एक व्यावहारिक योजनाकार था। वह जानता था कि सावधानीपूर्वक तैयारी के बिना एक भव्य दृष्टिकोण बेकार था। उसके सैनिक उस पर पूरी तरह से भरोसा करते थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह हर विवरण की कितनी परवाह करता था। वह अपने बचपन के सपने को एक शानदार वास्तविकता में बदलने के लिए तैयार था। सन 334 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर ने अपनी सेना को मैसेडोनिया से बाहर निकाला और समुद्र पार करके एशिया में प्रवेश किया। यह इतिहास के सबसे महान सैन्य अभियानों में से एक की शुरुआत थी। फारसी साम्राज्य की विशाल सेनाओं की तुलना में उसकी सेना बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से प्रशिक्षित और बेहद वफादार थी। सैनिक पेशेवर थे जो उसके पिता फिलिप के अधीन वर्षों के प्रशिक्षण से मजबूत हुए थे। उनका नेतृत्व अलेक्जेंडर कर रहा था, एक ऐसा कमांडर जिसे वे प्यार करते थे और जिस पर वे अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा करते थे। वे सिर्फ एक राजा के लिए नहीं लड़ रहे थे, वे एक ऐसे दोस्त के साथ लड़ रहे थे जो युद्ध के मैदान में उनके खतरों और उनकी जीत को साझा करता था। अलेक्जेंडर की सेना संगठन का एक अद्भुत नमूना थी। यह विभिन्न प्रकार के सैनिकों से बनी थी, जिनमें से प्रत्येक की एक विशेष भूमिका थी। सबसे प्रसिद्ध हिस्सा फालानक्स था, जो सैनिकों का एक ऐसा गठन था जो कंधे से कंधा मिलाकर बहुत लंबे भाले
जिन्हें सारिस्सा कहते थे, लिए चलते थे। इससे तेज नुकीली चीजों की एक दीवार बन जाती थी जिसे दुश्मन के लिए तोड़ना लगभग असंभव था। फिर थी घुड़सवार सेना, घोड़े पर सवार सैनिक। अलेक्जेंडर खुद सबसे विशिष्ट घुड़सवार इकाई कंपेनियन कैवलरी का नेतृत्व करता था। वह इस तेज तर्रार बल का उपयोग दुश्मन के सबसे कमजोर बिंदु पर सही समय पर हमला करने के लिए करता था। अक्सर एक ही निर्णायक चाल से पूरी लड़ाई का रुख बदल देता था। पहली बड़ी परीक्षा ग्रेनिकस नदी के युद्ध में आई। फारसी सेना नदी के दूसरी ओर एक मजबूत रक्षात्मक स्थिति में उनका इंतजार कर रही थी। अलेक्जेंडर के कई पुराने जनरलों ने उसे इंतजार करने और अगले दिन हमला करने की सलाह दी, लेकिन अलेक्जेंडर जानता था कि हिचकिचाहट को कमजोरी के रूप में देखा जा सकता है। उसने तुरंत हमला करने का फैसला किया। उसने व्यक्तिगत रूप से अपनी घुड़सवार सेना को नदी पार करके सीधे दुश्मन की पंक्तियों में एक साहसी हमला करने के लिए प्रेरित किया। उसकी बहादुरी ने फारसियों को चौंका दिया। उसकी सेना ने अविश्वसनीय साहस के साथ पीछा किया और जल्द ही बहुत बड़ी फारसी सेना हार गई। इस पहली जीत ने एक शक्तिशाली संदेश भेजा, अलेक्जेंडर अजेय था। इस जीत के बाद एशिया माइनर के फारसी क्षेत्र में शहर दर शहर अलेक्जेंडर के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। उसे अक्सर एक विजेता के रूप में नहीं, बल्कि एक मुक्तिदाता के रूप में स्वागत किया जाता था। फारसी शासन इन कई शहरों पर कठोर था और उन्होंने अलेक्जेंडर को एक नई उम्मीद के रूप में देखा। वह अपने दृष्टिकोण में चतुर था। उसने शहरों को नष्ट नहीं किया और न ही लोगों को दंडित किया। इसके बजाय उसने उन्हें अपनी रीति रिवाजों को बनाए रखने की अनुमति दी और अक्सर लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित की, जिससे वह बहुत लोकप्रिय हो गया। उसने दुनिया को दिखाया कि वह सिर्फ एक योद्धा नहीं था, बल्कि एक राजनेता भी था जो युद्ध जीतने के बाद शांति जीतना जानता था। उसकी सेना हर कदम के साथ आत्मविश्वास में बढ़ती रही। अलेक्जेंडर को इतना महान सेनापति क्या बनाता था? वह सिर्फ उसकी बहादुरी नहीं थी, बल्कि आप जानते हैं, उसका शानदार दिमाग भी था। वह रणनीति का माहिर था और अपने दुश्मनों से कई कदम आगे सोच सकता था। वह जानता था कि भूभाग का अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करना है और अपने विरोधियों को अप्रत्याशित युक्तियों से कैसे आश्चर्यचकित करना है। उसकी प्रतिभा का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण इस्सस की लड़ाई में था। यहां उसने मुख्य फारसी सेना का सामना किया, जिसका नेतृत्व स्वयं शक्तिशाली राजा दारियस तृतीय कर रहा था। फारसी सेना विशाल थी, अलेक्जेंडर की सेना से कई गुना बड़ी। वे पहाड़ों और समुद्र के बीच एक संकीर्ण मैदान पर तैनात थे, जिसे वे अपनी सुरक्षा के लिए मानते थे। अलेक्जेंडर ने स्थिति को अलग तरह से देखा। उसने महसूस किया कि संकीर्ण युद्ध का मैदान वास्तव में उसके लिए मददगार था, क्योंकि जगह सीमित थी। फारसी अपनी बड़ी संख्या का उपयोग अपनी छोटी सेना को घेरने के लिए नहीं कर सकते थे। या सच कहूं तो एक शानदार अंतर्दृष्टि थी। उसने अपनी सेना को सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया, अपने सबसे अच्छे सैनिकों को अपने दाहिने पंख पर रखा। लड़ाई के दौरान जबकि उसकी फैलेंक्स ने केंद्र को मजबूती से पकड़ रखा था, अलेक्जेंडर ने अपनी कंपेनियन कैवलरी को एक शक्तिशाली निर्णायक हमले में नेतृत्व किया। उसने सिर्फ अपने सामने के सैनिकों पर हमला नहीं किया, उसने सीधे राजा दारियस को निशाना बनाया। वह जानता था कि अगर राजा भाग गया तो पूरी सेना अपना साहस खो देगी। उसकी योजना पूरी तरह से काम कर गई। जैसे ही अलेक्जेंडर और उसकी घुड़सवार सेना तेजी से केंद्र की ओर बढ़ी, फारसी राजा के करीब और करीब पहुंचते हुए दारियस डर से कांप गया। उसने अपना शाही रथ घुमाया और युद्ध के मैदान से भाग गया। जिस क्षण फारसी सैनिकों ने अपने राजा को भागते देखा, उन्होंने सारी उम्मीद खो दी। एक विशाल सेना में घबराहट की लहर फैल गई और वे अराजकता में पीछे हटने लगे। अलेक्जेंडर ने असंभव बाधाओं के खिलाफ एक और अविश्वसनीय जीत हासिल की थी। उसने साबित कर दिया था कि एक छोटी, अच्छी तरह से नेतृत्व वाली और चतुर सेना एक बहुत बड़ी सेना को हरा सकती है, जिसमें अच्छे नेतृत्व की कमी हो। यह जीत एक मोड़ थी। अलेक्जेंडर ने राजा के परिवार को पकड़ लिया, जिसमें उसकी माँ, पत्नी और बेटियां शामिल थीं। लेकिन यहाँ उसने अपने चरित्र का एक अलग पक्ष दिखाया। उन्हें कैदियों की तरह मानने के बजाय उसने उनके साथ अत्यंत सम्मान और दयालुता के साथ व्यवहार किया, जैसे कि वे उसके अपने दरबार में शाही परिवार हैं। इस शिवलरी के कार्य के बारे में पूरे साम्राज्य में सुना गया और उसने उसे बहुत प्रशंसा दिलाई, यहाँ तक कि उसके दुश्मनों के बीच भी। इसने दिखाया कि वह एक क्रूर बर्बर नहीं था, बल्कि एक सभ्य और दयालु नेता था। युद्ध के मैदान पर उसकी चतुराई, उसके बाद उसके सम्मानजनक आचरण के साथ उसकी किंवदंती को और भी बड़ा बना दिया।
विशाल फारसी साम्राज्य को जीतने के बाद मिस्र से लेकर मध्य एशिया तक अलेक्जेंडर रुका नहीं। उसकी जिज्ञासा और उसकी महत्वाकांक्षा सच कहूं तो असीम थी। उसने पूर्व में भी कहीं दूर एक जमीन की कहानियां सुनी थी, बड़ी नदियों, रहस्यमय जंगलों और अपार धन की जमीन। यह जमीन भारत थी। अलेक्जेंडर के लिए भारत दुनिया का किनारा था, वह आखिरी सीमा जिसे उसे झांक दुनिया पर अपनी विजय पूरी करने के लिए पार करना था। यह सिर्फ शक्ति या सोने के बारे में नहीं था, यह खोज की भावना के बारे में था। वह इस पौराणिक भूमि को खुद देखना चाहता था और उसके लोगों, उसके दर्शन और उसके चमत्कारों के बारे में जानना चाहता था। भारत की यात्रा उसके सेना के लिए सबसे कठिन में से एक थी। उन्हें विशाल, झुलसा देने वाले रेगिस्तान पार करने पड़े और हिंदू कुश के ऊंचे, बर्फ से ढके पहाड़ों पर चढ़ना पड़ा। एक ऐसी पर्वत श्रृंखला जो हिमालय का हिस्सा है। परिस्थितियां क्रूर थीं। सैनिक अत्यधिक गर्मी, कड़ाके की ठंड और भोजन और पानी की कमी से पीड़ित थे। कई थके हुए थे और सच कहूं तो बस घर जाना चाहते थे। वे कई सालों से अपने परिवारों से दूर थे और उन्होंने पहले ही इतनी प्रसिद्धि और धन जीत लिया था जितना उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनका राजा उन्हें अज्ञात में और आगे क्यों धकेलना चाहता था। अपनी सेना का मनोबल बनाए रखने के लिए अलेक्जेंडर हमेशा की तरह सामने से नेतृत्व करता था। उसने अपने साधारण सैनिकों के समान ही कठिनाइयों को साझा किया। अगर वे प्यासे होते थे तो वह पानी मिलने तक पीने से इनकार कर देता था। अगर रास्ता मुश्किल होता था तो वह अपने घोड़े से उतरकर उनके साथ चलता था। वह उनसे बात करता था, उन्हें अपनी पिछली गौरवशाली बातों की याद दिलाता था और भारत में उनका इंतजार कर रहे अविश्वसनीय धन और प्रसिद्धि की तस्वीर पेश करता था। उसका व्यक्तिगत साहस और अपने आदमियों के साथ जुड़ने की उसकी क्षमता महत्वपूर्ण थी। उसने उन्हें महसूस कराया कि वे सभी एक बड़े परिवार का हिस्सा थे, एक आखिरी महान रोमांच पर एक साथ। आखिरकार एक अविश्वसनीय रूप से कठिन यात्रा के बाद मैसेडोनियन सेना पहाड़ों से उतरी और सिंधु घाटी के मैदानों में प्रवेश किया, जो अब पाकिस्तान है। जिस दुनिया ने उनका स्वागत किया वह पूरी तरह से नई और आकर्षक थी। उन्होंने ऐसे अजीब जानवर देखे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे, जैसे युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हाथी। वे अलग अलग रीति रिवाजों, अलग अलग विश्वासों और अलग अलग जीवन शैलियों वाले लोगों से मिले। अलेक्जेंडर के लिए यह एक सपना सच होने जैसा था। वह भारतीय दार्शनिकों और साधुओं से मोहित था और वह उनके साथ घंटों बात करता था, हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहता था। उसकी खोज अब अपने सबसे चुनौतीपूर्ण और दिलचस्प अध्याय में प्रवेश कर रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचने पर अलेक्जेंडर ने पाया कि यह एक अकेला साम्राज्य नहीं था, बल्कि कई अलग अलग राज्यों का एक संग्रह था। प्रत्येक का अपना गर्वित शासक था। इनमें से कुछ स्थानीय राजाओं ने, जैसे तक्षशिला के शासक अंभी ने, फैसला किया कि अलेक्जेंडर का दुश्मन बनने के बजाय उसका सहयोगी बनना ज्यादा बुद्धिमानी होगी। अंभी ने अलेक्जेंडर का भव्य उपहारों के साथ स्वागत किया और उसे समर्थन का वादा किया। उम्मीद है कि अपने प्रतिद्वंद्वियों पर लाभ मिलेगा। अलेक्जेंडर ने इस गठबंधन को स्वीकार कर लिया। तक्षशिला को अपनी सेना को आराम देने और क्षेत्र के जटिल राजनीतिक परिदृश्य के बारे में और जानने के लिए एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया। वह शहर की दौलत और उसके विद्वानों की बुद्धिमत्ता से प्रभावित था। हालांकि सभी भारतीय राजा एक विदेशी आक्रमणकारी के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और सम्मानित शासक राजा पोरस थे, जिनका राज्य झेलम नदी के पार था। पोरस एक विशाल व्यक्ति थे जो अपने असीम साहस और अपनी शक्तिशाली सेना के लिए जाने जाते थे, जिसमें सैकड़ों युद्ध हाथी शामिल थे। जब अलेक्जेंडर ने पोरस को आत्मसमर्पण करने की मांग करते हुए एक संदेश भेजा, तो गर्वित राजा ने एक डिफाइंट जवाब भेजा। वह अलेक्जेंडर से मिलेंगे, लेकिन युद्ध के मैदान में। अलेक्जेंडर जानता था कि यह उसके जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक होगी। भारत में अपना अधिकार स्थापित करने के लिए पोरस को हराना जरूरी था। पहली बड़ी चुनौती झेलम नदी ही थी। यह मानसून का मौसम था और नदी उफनती हुई, गहरी और तेज बहती थी। राजा पोरस और उनकी सेना दूसरी ओर इंतजार कर रही थी, अलेक्जेंडर की हर चाल पर नजर रख रही थी। इतनी शक्तिशाली दुश्मन के सामने एक बड़ी सेना के साथ नदी पार करना असंभव लग रहा था। हफ्तों तक अलेक्जेंडर ने अपनी सेना को नदी के किनारे ऊपर और नीचे घुमाया, एक पार करने वाले बिंदु की तलाश करने का नाटक कर रहा था। यह पोरस को भ्रमित करने और उसके सैनिकों को लगातार सतर्क रहने से थका देने के लिए एक चतुर चाल थी। अलेक्जेंडर पोरस को अनुमान लगाने पर मजबूर कर रहा था, उसे असंतुलित रख रहा था। जबकि मुख्य सेना ने यह मोड़ बनाया, अलेक्जेंडर ने गुपचुप तरीके से नदी से कई मील ऊपर एक उपयुक्त पार करने वाले बिंदु की पहचान की।
जो एक लकड़ी के द्वीप से छिपा हुआ था। एक अंधेरी और तूफानी रात में गरज और भारी बारिश की आड़ में अलेक्जेंडर ने अपनी सेना के एक छोटे विशिष्ट हिस्से को इस छिपी हुई जगह पर ले गया। तूफान ने उनके आंदोलनों की आवाज को छिपा दिया, क्योंकि उन्होंने नावों और नावों पर खतरनाक नदी को पार किया। यह एक अविश्वसनीय रूप से जोखिम भरा युद्धाभ्यास था। अगर उन्हें खोज लिया जाता तो उसकी छोटी सेना आसानी से नष्ट हो सकती थी, लेकिन जुआ सफल रहा। सुबह तक अलेक्जेंडर और उसकी सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पोरस के समान नदी के किनारे थे, युद्ध में उसका सामना करने के लिए तैयार थे। जब राजा पोरस को पता चला कि अलेक्जेंडर ने नदी पार कर ली है तो वह हैरान थे, लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। अपने भयानक युद्ध हाथियों को एक बड़ी ग्रे दीवार की तरह सामने की पंक्ति में रखा। उन्हें उम्मीद थी कि ये विशाल जानवर अलेक्जेंडर के घोड़ों को डरा देंगे और उसकी पैदल सेना को कुचल देंगे। इसके बाद जो लड़ाई हुई, जिसे हाइडास्पेस की लड़ाई के नाम से जाना जाता है, वह अलेक्जेंडर के पूरे करियर की सबसे कठिन और खूनी लड़ाइयों में से एक थी। मैसेडोनियन सैनिकों ने पहले कभी युद्ध हाथियों का सामना नहीं किया था, और यह नजारा सच कहूं तो डरावना था। लड़ाई घंटों तक चलती रही। दोनों तरफ से अविश्वसनीय बहादुरी दिखाई गई। अलेक्जेंडर ने अपनी सामान्य सामरिक प्रतिभा के साथ अपनी घुड़सवार सेना को सीधे हाथियों पर हमला नहीं किया। वह जानता था कि उसके घोड़े बहुत डर जाएंगे। इसके बजाय उसने अपनी तेज गति वाली घुड़सवार सेना का उपयोग पोरस की सेना के किनारों या पंखों पर हमला करने के लिए किया। इसने भारतीय पैदल सेना और घुड़सवार सेना को मोड़ने और लड़ने के लिए मजबूर किया, जिससे भ्रम और अव्यवस्था पैदा हुई। उसी समय उसकी भालेबाजों की फैलेंक्स हाथियों की ओर बढ़ी। उन्होंने अपने लंबे सारिस्सा का उपयोग विशाल जानवरों की आंखों और सूंडों पर वार करने के लिए किया। घायल और घबराए हुए हाथी बेकाबू हो गए। कभी कभी मुड़कर अपनी ही सैनिकों को भ्रम में कुचल देते थे। अराजकता के बावजूद राजा पोरस अविश्वसनीय साहस के साथ लड़ते रहे। वह एक सच्चे योद्धा राजा थे। अपने हाथी पर युद्ध के सबसे घने हिस्सों में सवारी करते हुए, भाले फेंकते हुए और अपने आदमियों को प्रेरित करते हुए वह कई बार घायल हुए, लेकिन आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। आखिरकार जब उनकी सेना उनके चारों ओर ढह गई तो थके हुए और खून बहते हुए राजा को अलेक्जेंडर से मिलने के लिए मना लिया गया। अलेक्जेंडर, जो पोरस की बहादुरी को बहुत प्रशंसा के साथ देख रहा था, उनसे मिलने के लिए निकला। उसने बंदी राजा से पूछा, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं? एक गर्वपूर्ण और प्रसिद्ध जवाब में पोरस ने कहा, मुझसे अलेक्जेंडर एक राजा की तरह व्यवहार करो। इस बहादुर जवाब ने अलेक्जेंडर को बहुत प्रभावित किया। उसने पोरस में बहुत गरिमा और आत्मा का व्यक्ति देखा, एक ऐसा व्यक्ति जो ठीक उसी की तरह था। उसे दंडित करने या उसे कैदी बनाने के बजाय अलेक्जेंडर ने कुछ असाधारण किया। उसने न केवल पोरस को उसका राज्य वापस दिया, बल्कि उसमें और क्षेत्र भी जोड़ दिए। उसने अपने पूर्व दुश्मन को अपना दोस्त और सहयोगी बना लिया। इस लड़ाई ने अलेक्जेंडर में एक बदलाव को चिह्नित किया। उसने जीत हासिल की थी, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। उसका प्यारा घोड़ा बुसेफालस लड़ाई के बाद मर गया। उसने अपने विरोधियों के अविश्वसनीय साहस को देखा और महसूस करने लगा कि विजय सिर्फ जीतने से कहीं ज्यादा थी। पोरस के प्रति उसके सम्मान ने उसके चरित्र की महानता को दर्शाया। पोरस के साथ कड़ी लड़ाई के बाद अलेक्जेंडर की सेना थक चुकी थी। सैनिक घर से दूर और लगातार लड़ाई से ऊब चुके थे। वे हजारों मील तक मार्च कर चुके थे और अकल्पनीय खतरों का सामना कर चुके थे। जब अलेक्जेंडर ने और पूरब गंगा नदी तक मार्च करने की अपनी योजना की घोषणा की, तो उसकी सेना ने आखिरकार आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। पहली बार उसके वफादार सैनिकों ने उसका विरोध किया। उनका नेता कोएनस नाम का एक अनुभवी सैनिक उन सभी के लिए बोला, यह समझाते हुए कि वे अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे और अपने घरों और परिवारों को फिर से देखने के लिए तरस रहे थे। अलेक्जेंडर निराश था, लेकिन वह एक बुद्धिमान नेता भी था। वह अपने आदमियों की भावनाओं को समझता था। 3 दिनों तक अपने टेंट में बंद रहने के बाद वह आखिरकार वापस लौटने के लिए सहमत हो गया। घर की यात्रा आसान नहीं थी। अलेक्जेंडर ने सिंधु नदी के दक्षिण में समुद्र तक यात्रा करने का फैसला किया और फिर अपनी सेनाओं को विभाजित कर दिया। एक हिस्सा समुद्र के रास्ते वापस चला गया, जबकि उसने दूसरे हिस्से को क्रूर गेद्रोसियन रेगिस्तान में मार्च पर नेतृत्व किया। यह मार्च उसके सबसे बुरे फैसलों में से एक साबित हुआ। गर्मी असहनीय थी और लगभग कोई भोजन या पानी नहीं था। उसके हजारों सैनिक, साथ ही उनके परिवार जो सेना का अनुसरण करते थे, प्यास और थकावट से मर गए। एक बार फिर अलेक्जेंडर ने हर कठिनाई को साझा किया। वह अपने आदमियों के साथ चला और किसी भी विशेष व्यवहार से इनकार कर दिया।
जो कि बचे हुए लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाली एकमात्र चीज थी। अलेक्जेंडर कभी अपने घर मैसेडोनिया वापस नहीं पहुंच पाया। वह बेबीलोन शहर पहुंचा, जहां उसने अपने नए विशाल साम्राज्य के लिए भव्य योजनाएं बनाना शुरू किया। वह पूरब और पश्चिम की संस्कृतियों को मिलाना चाहता था, अपने सैनिकों को फारसी महिलाओं से शादी करने के लिए प्रोत्साहित करता था और खुद कुछ स्थानीय रीति रिवाजों को अपनाता था। लेकिन सिर्फ 32 साल की उम्र में वह अचानक गंभीर बुखार से बीमार पड़ गया। कई दिनों के कष्ट के बाद महान विजेता, वह व्यक्ति जिसने कभी कोई लड़ाई नहीं हारी थी, मर गया। उसका विशाल साम्राज्य उसकी व्यक्तिगत शक्ति और दृष्टि से एक साथ बंधा हुआ उसकी मृत्यु के बाद जल्द ही टूट गया। तो हम उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट क्यों कहते हैं? उसकी महानता सिर्फ उन लड़ाइयों में नहीं है जो उसने जीती, बल्कि उसके अविश्वसनीय सपने में है। सिर्फ एक दशक से ज्यादा में उसने ध्यात दुनिया भर में मार्च किया, न केवल विजय प्राप्त की बल्कि विभिन्न सभ्यताओं को भी जोड़ा। उसने 70 से ज्यादा शहर स्थापित किए, जिनमें से कई का नाम अलेक्जेंड्रिया था, जो सीखने और संस्कृति के केंद्र बन गए। उसने ग्रीक विचारों, भाषा और कला को पूरब में दूर तक फैलाया और बदले में पूरब के ज्ञान को पश्चिम में वापस लाया। अलेक्जेंडर की कहानी हमें सिखाती है कि एक बड़े सपने, अपार साहस और एक जिज्ञासु दिमाग के साथ एक व्यक्ति वास्तव में दुनिया को बदल सकता है। यह हमें बहादुर बनने, सीखना कभी बंद न करने और दूसरों में मिलने वाले साहस का सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है।